हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 का खत्म कर लिया था, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज था। और इस वीडियो में हम थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे स्ट्रेट लाइंस का, जो कि आपका 9th चैप्टर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे बस 5 ही पॉइंट्स है, तो बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर जो है ये बड़ा है। इसमें 5 ही पॉइंट्स नहीं आएंगे, इससे आगे वाले पॉइंट्स आएंगे। तो मैंने क्यों छोड़ दिया? इस वजह से मैंने छोड़ा है कि पूरा लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने क्या किया, सोचा कि पहले 5 लिख लूंगा, अगले वाले वीडियो में थोड़ा सा इरेज करके फिर ऊपर से लिखूंगा तो और दूसरा पॉइंट भी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई पॉइंट छोड़ दूंगा, और अगर मैं कोई छोड़ूंगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे जरूर बता दूंगा। तो चलिए अब हम पहले देखेंगे रिकैप। मैंने इंट्रोडक्शन, आप सोच रहे होंगे इंट्रोडक्शन से पहले रिकैप मैंने क्यों लिखा। इस वर्ष मैंने रिकैप लिखा है क्योंकि पिछले क्लास में आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान के चलिए अभी से स्टार्ट है। स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सब आपके जो 9 to 11 ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं, तो हम इन्हें कवर करेंगे। तो ये रिकैप करेंगे जो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अब उसके बाद इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये आखिर स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम। और 9.3 है स्लोप ऑफ लाइंस। लाइंस के स्लोप किसे कहते हैं, लाइंस का स्लोप कैसे निकाला जाता है, स्लोप किसे कहते हैं, आखिर ये स्लोप होता क्या है। कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस, मतलब कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कब पैरेलल कहलाएंगी। उसके लिए ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब कि कोई भी दो लाइन है उनके बीच का एंगल। अब इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकैप है। रिकैप में सबसे पहला जो है, पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने 10th में पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मतलब कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मान लीजिए x मत मान लिए, d मान लेके चलिए। d इज इक्वल्स टू रूट में x1 प्लस x2, x1 माइनस का x2, या फिर एक सेकेंड, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हैं एक चीज। क्या चेंज कर सकते हैं आप, x1 माइनस का x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस का y2 भी कर सकते हैं। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि x1 माइनस का x2 की y2 माइनस का y1 ही रहने दे, ऐसे नहीं। अगर आप x को इंटरचेंज कर रहे हैं तो y को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अब आपका सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। मतलब कि कोई भी दो पॉइंट है, मैं इमेज ड्रॉ करके बता दूंगा। ये आपका पॉइंट है, कोई इतना मोटा पॉइंट तो नहीं होगा, लेकिन मान के चलिए ये x, y, ये x1, ये y1, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है, x2, y2। तो इस वाले फॉर्मूले ये जो है ये d है, और d किसके बराबर, इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला होता है, तो दो फॉर्मूले इसके अंदर होते हैं, जैसे कि mx बराबर में क्या होगा, m1x2 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस का m2, my इज इक्वल्स टू m1 m1y, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ये सारे फॉर्मूलाज अपने पिछले वाले क्लास में 10th में आपने पढ़ा हुआ है। एक और बात में अभी मैं सेकंड फॉर्मूला को मैं समझा रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट। मतलब कि अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, एक लाइन दी हुई उसका मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, x बराबर में
x1 प्लस x2 अपॉन में 2। बहुत आसान होता है ये वाला फॉर्मूला। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसी से ओरिजिनेट हुआ है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये कैसे डिराइव हुआ ये भी बताया, और डेरिवेशन तो इसका बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये क्या है, मतलब कि जैसे कि एक लाइन है x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है x2 कॉमा y2, ये एक लाइन पास की। अब ये बोला जा रहा है कि आप ये फाइंड आउट करिए कि ये एक लाइन पास कर रही है इस वाले पॉइंट से, और ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट मान के चलिए, कोऑर्डिनेट क्या है, अब इसका कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, और आपको रेशियो दिया हुआ है 2:1 में ये कट कर रही है। ठीक है, या फिर दूसरा भी दे सकता है, आपको ये पॉइंट दिया हो और रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोले, इसके लिए आप इन सब फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, सक्शन फॉर्मूला। मतलब कि आप उसे कोई लाइन कट करती है, उसे इस दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, किस रेशियो में कट करती है, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये कैसे मिड पॉइंट कैसे, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर मिड पॉइंट कब बनेगा, दो लाइन है, एक लाइन है, उसको बीच से कोई लाइन एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से कट करिए, मतलब कि इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, 1:1 के में कट करेगी, तब ये बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन यहाँ पे 1:1 में जब करेंगे तो यहाँ पे mx देखिए, x देखिए, तब क्या हो जाएगा, m1 और m2, उसके क्या है, पहला वाला रेशियो कौन सा है, दूसरा वाला रेशियो m और m2 ये कह रहे हैं। ठीक है, m1 क्या है 1, m2 भी 1, तो ये 1, ओ सॉरी, तो यहाँ पे m2 m1, यहाँ पे 2 हो जाएगा m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m2 m1। ठीक है, तो अब इधर देखिए, जैसे कि m2 x1 है, ठीक है, तो m2 क्या होगा, m2 क्या होगा, m2 यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अब m2 की जगह पे 1 होगा, m2 की जगह पे 1 होगा, और m1 भी तब 1 होगा, m1 भी 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी m1 1, यहाँ पे भी m2 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने उसे इरेज ही कर दिया, कोई मतलब नहीं था उसका नीचे, लेकिन 2 आपने लिखा था, यहाँ पे तो m1 प्लस m2, अरे यहाँ पे भी 1 है, 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 प्लस 1 नीचे क्या आ जाएगा तब 2, m1 प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा 2। सिंपल बात है, हेंस प्रूफ्ड आप लिख सकते हैं। वैसे अब एक चौथा फॉर्मूला भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको दिया हो, क्या दिया हो, एक ट्राइंगल के तीनों जो पॉइंट्स है, उनके कोऑर्डिनेट दिए और उसका एरिया निकालने के लिए बोला, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1। ठीक है, अब फिर प्लस का x3 y2 माइनस में y1, 3 के बाद y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे मॉड लगेगा ना, मॉड था ना, ये 2 था,
मतलब कि क्या होता है फॉर्मूला, हाफ मॉड में एक्स। अब यहाँ पे मॉड क्यों लगाए हैं लोग, अब ये भी तो सोचने वाली बात है। मॉड यहाँ पे इस वजह से लगा है क्योंकि मॉड यहाँ पे इस वजह से लगा है कि ये एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात को आपको मानना पड़ेगा, और डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारे पॉजिटिव में रहेंगे, तो लेकिन हो सकता है यहाँ पे माइनस साइन है ना, जिससे माइनस आ जाए, तो वो हो सकता है एरिया आपका निगेटिव में आ जाए, और आप जानते हैं कि एरिया कभी निगेटिव में नहीं आ सकता। जब एरिया निगेटिव में आ ही नहीं सकता, तब कैसे ये मॉड नहीं लगाना पड़ेगा। अगर निगेटिव आएगा तो इसे पॉजिटिव कर देगा, ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहने देता है। ये बात आपका सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, x1 y1, ठीक है, ये x2 y2, ठीक है, फिर x3 y3, x3 y3, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। और इसका वो 1:1 से कट कर यहाँ पे बना देता हूँ मैं। 1 के रेशियो में ये कट कर रहा है, ठीक है, 1:1 के बस 1:1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे ये रिकैप तो हो गया, मतलब कि आपने 2D में जितने भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सारे यही हैं बस, लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, सबसे पहले तो आपने 9th में ये पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पे आएंगे हम, रिकैप तो हमने कर ही लिया, सारे फॉर्मूलाज हमने देख लिए, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही करके दिया हुआ है, वो बस मैंने इमेज बना दिया, वो एनसीईआरटी में इमेज नहीं है आपकी। ठीक है, अब हम रिकैप कर चुके हैं, अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में आखिर है क्या, मतलब कि आपने 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, वही है, सेम है, सेम एकदम सेम है। अब बस जैसे कि उसमें क्या होता था, डिस्टेंस निकालने की बात होती थी, वहां पे शेप्स की बात होती, ट्रायंगल का एरिया निकालो इसके ऊपर बात होती थी, लेकिन केवल यहाँ पे हम किसी भी शेप की बात नहीं करेंगे, केवल अब स्ट्रेट लाइन शेप तो नहीं है, लेकिन केवल हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, बस यही है जो आप इंट्रोडक्शन 9 में पढ़े थे, वही यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहा है, क्या है, जैसे कोई लैंप दिया आपको जाना है, आप 2 तरीके से जा सकते हैं। अब या फिर आप आर लगा दें, मतलब कि डायरेक्ट सीधे चले जाएं, या फिर आप इतना वो कितना थीटा एंगल आप लगा के जा सकते हैं। अब मैं इसे ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। आपको किसी पॉइंट तक अगर पहुंचना है, आपको किसी पॉइंट तक अगर पहुंचना है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो अभी ये आपने आपको ओरिजिन मानिए, और आपको 2 तरीके से जा सकते हैं, कैसे कि आप मान लीजिए ये कॉमा का कोऑर्डिनेट है 3,5, 3,5, ठीक है, अब यहाँ से वो कितना चलेगा, 3 चलेगा, यहाँ से कितना चलेगा, 5 चलेगा, मतलब कि पहले इधर 3 जाइए, फिर 5 ऊपर से 5 यूनिट ऊपर चले आइए, तो आपको वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, क्या आप इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2 किलोमीटर है, 2 यूनिट है, मान के चलिए 2। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 60 डिग्री एंगल पे आपको 2 किलोमीटर सामने चलना है, तब फिर तो भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि किसी भी पॉइंट के पास
पहुंचने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या फिर आप एंगल के और हिसाब से और दूरी डिस्टेंस के हिसाब से कर लीजिए, या फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कर लीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये भी आएगा, ये नहीं है मतलब कि उसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के की मदद से भी जा सकते हैं, या फिर आप प्लेन में जा सकते हैं। तो उसमें अपने अपने तरीके हैं, तो आप जिस तरीके से जाना चाहें। ये वाला लेकिन ये वाला थोड़ा लॉन्ग साइड बढ़ जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हो, यही है इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है, अब देखते हैं हम स्लोप ऑफ द लाइंस, मतलब कि लाइन की स्लोप, आखिर ये स्लोप होता क्या है। ठीक है, आखिर ये स्लोप होता क्या है। ठीक है, अब उसे चेक करेंगे। वैसे ही सॉरी, मैंने शायद एक चीज भूल गया, यहाँ पे कंडीशन ऑफ पैरेलल की जगह और परपेंडिकुलर दोनों के लिए बता दूंगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर आर ही लगने लगा ये। परपेंडिकुलर आप समझ जाइएगा, या फिर अब रुकिए, बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म अगर परपेंडिकुलर आपको लिखना है ना, परपेंडिकुलर इस तरह से आप परपेंडिकुलर को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर भी इसी में हम ऐड कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम स्लोप ऑफ द लाइंस, मतलब कि स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप क्या होता है, एंगल। सबसे पहले हम एंगल के ऊपर बात करते हैं, एंगल से ही रिलेटेड है लगभग, लेकिन वह नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपने एंगल के बारे में पढ़ा होगा बचपन में, किसी भी लाइन दो रे के बीच में के टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मतलब कि दो रे हैं कोई, उनके बीच को झुकाव को ही हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेनली थीटा ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये होता है एंगल, लेकिन स्लोप भी लगभग इसी से लगभग कह सकते हैं। अब बार बार मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, ये क्या है जल्दी जल्दी से आप बता दीजिए, मुझे पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्या है ये, मैं बताने जा रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन है ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अब ये बोला है स्लोप किसे कहेंगे आखिर, ये एक लाइन जा रही है। ठीक है, स्लोप उसे कहेंगे, स्लोप इज अ टेंजेंट, स्लोप भी टेंजेंट है तब तो ये एंगल हो गया, नहीं ये एंगल नहीं, स्लोप इज अ टेंजेंट मतलब कि टू द पॉजिटिव एक्सिस। ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके आप उस लाइन की तरफ बढ़ते जाइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ घूमते जाइए। तो आपको जितना वो एंगल मिलेगा ना, उसके ऊपर tan फंक्शन अप्लाई कर दिया, मतलब कि थीटा मिला आपको, तो वो जो tan थीटा, उस थीटा के जगह पे जो भी आपको एंगल मिला वो थीटा है, तो अब tan उसके आगे लिख के उसके आगे वो एंगल लिख दीजिए, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये m आ जाएगा। मतलब स्लोप को हम नॉर्मली हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कुछ थोड़ा दिमाग से निकल गया फिर से। ठीक है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये क्या है, फिर से हम देखते हैं एक सेकंड। तो अब स्लोप क्या है आखिर, आपके मन में अभी भी ये दिमाग में सवाल है। तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, मतलब कि ये रहा कार्टेशियन, इस बार थोड़ा अच्छा बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। आखिर ये स्लोप क्या है, किसी भी ये स्लोप हमेशा लाइन का निकलता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ये मान लीजिए ये एक सेकंड, हाँ वैसे नहीं इतना लंबा नहीं, इतना ज्यादा, ये एक लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो क्या करेंगे आप,
अब स्लोप एक ऐसा एंगल है, स्लोप इज अ एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द लाइन। मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जितना एंगल बनता है, मान लीजिए वो एंगल जो है वो थीटा बनता है, तो जो tan थीटा होगा ये स्लोप के बराबर हो जाएगा। और स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m फॉर मैंगो। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू m, मतलब कि स्लोप, मतलब कि कितना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आप कहीं माउंटेन्स पे गए होंगे, जैसे गाड़ी से या फिर पैदल ही, खुद ही आप, कई लोग पर्वत पे चढ़ते भी हैं, तो अगर आप चढ़े होंगे तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो बढ़ रहा है, मतलब कि आप ऊपर जा रहे हैं। आप ऊपर जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्लोप जो है आपका ये पॉजिटिव होगा। अब ठीक है, अगर आप माउंटेन से जब नीचे उतरेंगे तब आपकी वैल्यू घटेगी, ठीक है। और अगर आप डिक्रीजिंग है तो पक्का थर्ड क्वाड्रेंट में वो गुजरेगा ही गुजरेगा। कैसे? फॉर डिक्रीजिंग तो बस वाई एक्सिस के वो पैरेलल ना हो जाए, वाई एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगा तो नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब कि जब आप चढ़े स्लोप बढ़ा, स्लोप ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप नीचे उतरे, मतलब कि ऐसे पर्वत से आप नीचे उतरे, पर्वत से जब आप नीचे उतरेंगे तब स्लोप निगेटिव हो जाएगा। आइयो आपको ये समझ आ गया होगा। तो लेकिन अब क्या है, स्लोप कब ज्यादा होता है, स्लोप कब ज्यादा होता है, जैसे कि अगर ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर आप ये एक्स एक्सिस से ही मतलब हम तो एक्स एक्सिस ही केवल लेंगे हम। तो अब यहाँ पे सॉरी उसके लिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, ये आप क्या करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ऐसे कोई लाइन गुजरी है तो आप ऐसे ऐसे इसे हाथ को ऊपर करेंगे, ठीक है। अब मतलब कि एंगल ज्यादा बन रहा है, इसका स्लोप ज्यादा हुआ, एंगल कम बढ़ रहा है, स्लोप कम हुआ, और कम हुआ, और कम होता गया, ठीक है। अब ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिसका स्लोप कम, अब जैसे कि आप उसमें क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, वो भी शायद 11th में, हाँ 11th का शायद, हाँ वो 11th में ही है। तो अब उसमें जैसे कि आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर और टाइम वेक्टर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपका जिसका स्लोप ज्यादा रहता है, जिसका स्लोप ज्यादा रहता है, जिसका एंगल बड़ा रहता है, वो ज्यादा वेलोसिटी से, तो वहां पे स्लोप का काम आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि क्या है, स्लोप ऑफ द लाइंस में एक और खासियत है। अब जैसे कि जो स्लोप है, अगर ये तो लाइन दिया रहा है तो इसका एंगल निकाल के हम कर लेंगे, लेकिन एंगल के बावजूद हमें कोई एक लाइन ऐसी दे दी जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट हो, इसको और इसको जोड़ रही हो, तो अब उसका एंगल भी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ना हमारे पास प्रोटेक्टर है और ना कुछ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका स्लोप। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स बस दिए हुए हैं, 2x5 बोलते हुए बंदे हैं, ये आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं अपनी वैल्यू। अब क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अब स्लोप होगा, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, तो स्लोप को जब हम m से डिनोट करेंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा आपका, m इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा y2 माइनस का, अब यहाँ पे x2 y2 कर लीजिए, x1 y1 कर लीजिए, ठीक है। तब m बराबर में क्या हो जाता है, फॉर्मूला इसके लिए है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ये है इसका फॉर्मूला। मतलब कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हो ना तो आप कर सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 रखिए, वैल्यू पुट करिए,
अब क्या करते हैं ना, लगभग टाइम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे ना, इसी के ऊपर एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्लोप टेंजेंट इसके वैल्यू के ऊपर इसके, लेकिन ये काफी कम ही क्वेश्चंस रहेंगे, पता है। लेकिन ये वाला जो है, इसमें पैरेलल और इसके लिए तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, तो हम इसे नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी वजह से तो मैंने बोला कि इतने सोचिए, हमने रिकैप किया, रिकैप में कितना टाइम लगा होगा भाई, 5 मिनट। इंट्रोडक्शन में मान लीजिए 5 मिनट लगा, उसमें 5 मैक्सिमम है, उससे कम ही लगा होगा, तो केवल 10 मिनट, और यहाँ पे इसमें स्लोप ऑफ द लाइन में ज्यादा टाइम लग गया। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कवर करेंगे। आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू m बराबर में y2 माइनस में y1 है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मैं इसे ही रेस कर देता हूँ क्योंकि मैं आप क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। आप उसे पॉज करिएगा और खुद आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। आया तो भी बढ़िया, तो अगर नहीं आया तो भी बढ़िया। कैसे? क्योंकि आपको सीखने को कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये x माइनस वाई x1, आपको x, y की वैल्यू दी हुई है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दोनों माइनस ही करना पड़ेगा। तो माइनस का 2, माइनस का 5 कर दूं, माइनस का 5 कर देता हूँ इधर, नहीं तो भी 1 2 3 4 करता हूँ इधर, 1 2 3 4 5 6, माइनस 6 कर देते हैं। उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक लाइन दिया हुआ है आपका, एक लाइन है आपका 4,6, यही लेट करके चलते हैं, हो जाएगा अपना। तो अब आपको एंगल ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आपको दोनों तरीके से करना है, ठीक है। तो अब m इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स वाले में देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला फिर से रिकॉर्ड कर लिए, याद नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है तो फिर से पीछे करके देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, ठीक है। पहले इसे ट्राई करते हैं। तो ये क्या है, y2, हम सबसे पहले क्या इसे लिख लेते हैं। इसे क्या है, ये है y2, ये है y1, ठीक है। तो y2 क्या है 6 माइनस का, अब y1 क्या है, y1 है माइनस का 6, बस। अपॉन में क्या 4, x2 क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस का क्या है, अब माइनस का x1 है, x1 यहाँ पे क्या है -4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 6 प्लस 6, और नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4, 6 प्लस 6 क्या होगा 12, 4 प्लस 4 8, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये m इज इक्वल्स टू 6/4, अरे ये तो 6/4 ही आ। अब फिर उसके बाद ओ शिट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3/2, m इज इक्वल्स टू 3/2, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं m इज इक्वल्स टू 3/2। m की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, ठीक है, सही, बहुत सही बात है। अब हम इसे डेसिमल से, मतलब कि डेसिमल मैं बोल रहा हूँ, एंगल से मैं करूंगा। तो क्या होता है m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है, tan, अब थीटा की जगह पे क्या है 45, मतलब कि 45 रखेंगे, tan 45 डिग्री। अगर लेकिन मैं π/4 देता तब आप जल्दी से आंसर कैलकुलेट करिए, तब तक मैं tan 45 निकालता हूँ। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगा इसका आंसर, m इज इक्वल्स टू। आप सोच रहे होंगे एक ही लाइन के कैसे दो स्लोप हो सकते हैं, नहीं, दो स्लोप नहीं हो सकते एक लाइन के एक्स एक्सिस से। लेकिन ये भी तो सोचिए, ये हमने पता नहीं कोई भी कोऑर्डिनेट हमने चूज कर लिया, कोई भी एंगल चूज कर लिया, यहाँ पे जरूर 45 नहीं बनेगा, लेकिन हमने लेट कर लिया, बस ट्राई करना है हमें। तो अब तो एग्जाम में अपना ये रंग दिखाइएगा कि अरे ये क्वेश्चन गलत आ गया, सब हीरो बन जाएंगे आप। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए
अब हम m इज इक्वल्स टू क्या 1045 इस जगह पे क्या रखेंगे पाई बाई 4। अब सोचिए, अब आप लगाइए दिमाग, अब हमने पाई बाई 4 की वैल्यू, अरे अब मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है आपका चैप्टर क्या है, चैप्टर कौन सा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3rd नंबर चैप्टर। उसमें क्या होता है, इसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हमारा किसमें चेंज हो जाता है, डिग्री। तो पाई से पाई कैंसिल, इससे करेंगे 45, ये कितना 45 डिग्री, अरे मतलब तो भी बनी सही है हमारा। तो चलिए अब इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस के आगे से कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।